डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +1 के लिए चैप्टर डिस्कस करेंगे सामाजिक संस्थाओं को समझना, यानी कि सामाजिक संस्थाएं होती क्या है, उनका हमारे समाज में क्या रोल है, किस तरह से वो हमारे समाज को बनाए रखती है। सबसे पहली बात, सामाजिक संस्थाएं होती क्या है। सामाजिक संस्थाओं का प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक की एक विशेष परिस्थिति और एक विशेष भूमिका होती है। एक विशेष परिस्थिति और अनेक भूमिकाएं होती हैं। ये भूमिकाएं सिनेमा में चलने वाली भूमिका की तरह से नहीं होती, जिसे कोई भी स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे। इन्हें समाज में स्वीकार करना ही पड़ता है, तभी समाज का जो दायरा है वो सुचारू रूप से विकसित होता है। यानी कि समाज में स्थापित सामाजिक संस्थाओं से सभी व्यक्ति संचालित होते हैं। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे समाज का संचालन सही ढंग से होता है। यानी कि इन सामाजिक संस्थाओं का इतना रोल होता है कि समाज विकसित भी इनसे होता है और समाज खत्म भी इन्हीं के कारण होता है। ये संस्थाएं समाज को प्रतिबंधित, नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत भी करती हैं। यानी कि अगर इन संस्थाओं के रूल्स और रेगुलेशंस को ना माना जाए तो एक समाज के लिए अपने दायरे को बढ़ाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। अब सामाजिक संस्थाएं होती कौन सी हैं? परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा। ठीक है, यही ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो एक समाज के अंदर गतिशीलता लाती है। सामाजिक गतिशीलता होती क्या है? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करना या अपने आप को आगे बढ़ाना। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करना, ये गतिशीलता कहलाती है। और समाज की गतिशीलता वो होती है जिसमें समाज होने वाले परिवर्तन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर ले। मतलब व्यक्ति समाज में होने वाले परिवर्तनों को अपना ले और इन संस्थाओं के साथ मिलजुल कर अपना समायोजन कर ले। ठीक है, मतलब इन संस्थाओं को अपना ले। अब इनमें से सबसे पहली संस्था है परिवार। परिवार के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। परिवार शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से हुई है। मीन्स फैमिली का हिंदी रूपांतरण क्या है? परिवार। फैमिली शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। परिवार के बारे में हम सब जानते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब कुछ परिवार का हिस्सा होते हैं। मीन्स परिवार उस समूह को कहते हैं जो छोटा भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी कि परिवार उस समूह को कहते हैं जो सामाजिक संबंधों पर आधारित हो, जो इतना छोटा व स्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति व पालन पोषण अच्छे से हो सके। यानी कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। परिवार में पति पत्नी, माता पिता, ताऊ ताई, मतलब इस तरह से हमारे प्राथमिक द्वितीयक सभी तरह के संबंधी परिवार में शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परिवार की विशेषताएं कौन सी हैं। परिवार की विशेषताओं में पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। परिवार हर जगह पाया जाता है, सर्वत्र विद्यमान रहता है, प्रत्येक समाज का एक हिस्सा होता है। परिवार के बिना कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बच्चे का लालन पालन अच्छे से हो सकता है। वो सामाजिकता को सीखता है, समाज की अन्य संस्थाओं के बारे में जानता है। इसीलिए परिवार को सबसे प्रमुख सामाजिक संस्था का नाम दिया गया है। सेकंड है हमारा विवाह संबंध। परिवार की जो सेकंड डेफिनेशन विशेषता है वो है विवाह संबंध। परिवार जो है वो विवाह संबंधों पर आधारित होता है। विवाह संबंध यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट विशेषता है विभिन्न स्वरूप। परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कम सदस्य भी हो सकते हैं, ज़्यादा सदस्य भी हो सकते हैं। मीन्स परिवार का अपना महत्व होता है, अपने अपने स्वरूप होते हैं, अपना एक रूप होता है। इसके बिना एक बच्चे को अच्छे से सामाजिकता के बारे में नहीं पता चलता। परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ से बच्चे को अपनी संस्कृति, अपने खान पान, रहन सहन का पता चलता है। नेक्स्ट है वंश नाम या नामावली, यानी कि जो वंश नाम है वो परिवार से ही मिलता है। मतलब परिवार जो है वो पितृवंशीय भी हो सकता है और मातृवंशीय भी हो सकता है। पितृवंशीय जहाँ पर मतलब परिवार का नाम जो है वो पिता के नाम से चलता है, पिता ही घर का मुखिया होता है। मातृवंशीय यानी कि जहाँ पे माँ परिवार की मुखिया होती है, यानी कि वंश का नाम जो है वो पितृवंशीय भी हो सकता है और मातृवंशीय भी। नेक्स्ट है सामान्य निवास, मतलब परिवार के सदस्य एक जगह पर निवास करते हैं, एक स्थान पर निवास करते हैं। वे अपने लिए एक निश्चित कार्य को करने के बाद अपने परिवार में, अपने घर में वापस लौट आते हैं। मतलब उनका एक सामान्य निवास होता है, ठीक है, जो उनको एकांकीपन से भी बचाए रखता है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, उन पर आने वाली प्रॉब्लम्स को वो मिलकर सॉल्व करते हैं। यानी कि सामान्य निवास, एक स्थान पर रहकर वो इकट्ठे भोजन ग्रहण करते हैं और वो इकट्ठे मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार का एक अपना रोल होता है सामाजिक संरचना में। मतलब परिवार के लोग जिस तरह से बच्चे का लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि वो सामाजिक संरचना को किस ढंग से अपनाएगा, समाज के नियमों को वो कितना अपना पाएगा, सामाजिक संरचना के अनुसार वो अपने आप को कितना ढाल पाएगा, ये परिवार पर निर्भर करता है। यानी कि सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। परिवार के बिना सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति या एक मानव अपने आप को पूरी तरह से नहीं ढाल पाता, ना ही समाज के नियमों को अपना पाता है। लेकिन परिवार एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को समाज में खड़ा होने लायक बनाती है। यानी कि समाज में खड़ा होकर या समाज में वो अपना एक स्थान बनाता है, समाज में उसकी अपनी एक भूमिका होती है। परिस्थिति परिवार प्रदान करता है, लेकिन भूमिकाएं जो है वो व्यक्ति को खुद अदा करनी होती है। उन्हीं भूमिकाओं को वो तभी निभा पाएगा जब परिवार से उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी तरह से कार्य करने की परिस्थितियां मिलती हैं। वह परिवार उसको हर परिस्थिति का सामना करने के लिए एक हिम्मत और साहस की भावना भी देता है। नेक्स्ट है हमारा परिवार के प्रकार। सत्ता के आधार पर परिवार के दो प्रकार होते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें परिवार की सत्ता जो होती है वो माता के हाथ में होती है। यानी कि परिवार की भागदौड़ माता चलाती है, यानी स्त्री के हाथ में होती है। माता से ये फिर आगे पत्नी को ट्रांसफर होती है। यानी कि एक स्त्री घर की मालिक होती है और वही केंद्रीय स्थिति में रहकर घर को चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पितृसत्तात्मक परिवार। यहाँ पर परिवार की जो भागदौड़ है वो पिता के हाथों में होती है, पिता से ये आगे बेटे को ट्रांसफर होती है। यानी कि मतलब पितृसत्तात्मक परिवार में पिता ही परिवार को चलाता है, वही परिवार का लालन पालन करता है। मातृसत्तात्मक प्रणाली जो है वो केरल के नायरों में पाई जाती है और असम की खासी जनजाति में पाई जाती है। पितृसत्तात्मक परिवार में जो सत्ता है वो पिता के हाथों में होती है। विवाह के बाद स्त्री को पति के घर में आकर रहना पड़ता है। विवाह के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। एक विवाही, समाज में सबसे ज़्यादा मान्यता इसी विवाह को मिली हुई है। मीन्स एक विवाही, एक पति और एक पत्नी, एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह के बंधन में बंधना और उनका परिवार का संचालन करना, इस तरह के परिवार एक विवाही परिवार कहलाते हैं। समाज में सबसे ज़्यादा मान्यता इन्हीं परिवारों को मिली हुई है। और पत्नी की मृत्यु के बाद ही पति दूसरा विवाह कर सकता है, या तलाक की स्थिति में ही पति दूसरा विवाह कर सकता है, या पत्नी दूसरा विवाह
कर सकती है। नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह यानी कि एक व्यक्ति के अनेक पत्नियों का एक व्यक्ति के अनेक पत्नियों का होना, एक व्यक्ति द्वारा कई स्त्रियों से विवाह करना बहुपत्नी परिवार कहलाता है। इस तरह का परिवार लगभग समाप्त हो चुका है। हिंदू धर्म में तो इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। नेक्स्ट है बहुपति विवाह। ज़्यादातर निर्धन परिवारों में इस तरह के विवाह पाए जाते हैं। ज़्यादा निर्धनता और जनसंख्या की अधिकता में ही इस प्रकार के विवाह होते हैं। यानी कि बहुपति विवाह, एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। इस तरह के परिवार बहुपति परिवार कहलाते हैं, बहुपति विवाही परिवार कहलाते हैं। नेक्स्ट है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। निवास स्थान के आधार पर परिवार 4 प्रकार का होता है। पहला है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार जहां पर सत्ता माँ के नाम से चलती है, परिवार का नाम जो है वो माँ के नाम से चलता है। मातृस्थानीय परिवार केरल के नायरों में और खासी जनजाति, गारो जनजाति में पाया जाता है। यहाँ पर माता के बाद जो संपत्ति है वो बेटी को हस्तांतरित होती है। ठीक है, लड़का दूसरे परिवार से आकर उस परिवार में रहता है, निवास करता है। नेक्स्ट है पितृस्थानीय परिवार। यहाँ पे वंशावली जो है वो पिता के नाम से चलती है। लड़की विवाह के बाद लड़के के घर में जाकर रहती है और वहीं पर अपना जीवन यापन करती है। नेक्स्ट है नवस्थानीय परिवार। यहाँ पर लड़का और लड़की विवाह के बाद अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं, अलग रहकर अपना स्वयं का घर चलाते हैं और स्वयं का पालन पोषण करते हैं। इस तरह की प्रथा जो है पश्चिमी देशों में प्रचलित है। नेक्स्ट है मातुल स्थानीय परिवार। मातुल स्थानीय परिवार ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे लड़का विवाह के बाद अपने मामा के यहाँ जाकर निवास करता है और मामा की संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। मेलानेशिया की जनजातियों में इस तरह के परिवार पाए जाते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और पति पत्नी के बच्चे रहते हैं और एक साझी रसोई को शेयर करते हैं। यानी कि एकांकी परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। इस तरह के परिवार शहरों में पाए जाते हैं। रोजगार की तलाश में निकले लोगों में एकांकी परिवार ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। सदस्यों की संख्या संयुक्त परिवार में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई इस तरह के संबंध भी पाए जाते हैं। मीन्स एक सांझे आंगन में बच्चे पलते हैं, एक सांझी रसोई वो शेयर करते हैं, एक ही जगह पर उनका खाना बनता है, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। एकांकी परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। एकांकी परिवार जो है वो आज के टाइम का प्रचलन है। एकांकी परिवार जो है रोजगार की तलाश की वजह से निकले लोगों में पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता है, दादा दादी के संस्कारों से बच्चे पलकर बड़े होते हैं। लेकिन एकांकी परिवार रोजगार की तलाश में निकले हुए लोगों के लिए एक छोटा परिवार होता है। एकांकी परिवार एक छोटा परिवार है, संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिवार के कार्य। एक परिवार के क्या कार्य होते हैं, परिवार नामक संस्था समाज में क्यों पाई जाती है, मीन्स कौन सी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से परिवार नामक संस्था को इतना महत्व दिया जाता है। समाजशास्त्र के अध्ययन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति का कार्य है। परिवार एक ऐसी जगह है जहां पर समाज यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरी परमिशन देता है। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति। परिवार से ही संतानोत्पत्ति होती है, विवाह के द्वारा संतानोत्पत्ति को परमिशन मिलती है। नेक्स्ट है सुरक्षा। सुरक्षा परिवार का प्रमुख कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। परिवार अपने सदस्यों को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक व्यक्ति को एक सुरक्षा प्रदान करता है। जब परिवार पर कोई मुसीबत होती है तो परिवार के लोग इकट्ठे मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं। यानी कि परिवार प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर
सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब आर्थिक संकट आने पर भी परिवार ही व्यक्ति की मदद करता है। परिवार के लोग इकट्ठे मिलकर कमाते हैं और एक साझी रसोई में खाना बनाते हैं, जिससे परिवार को एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। समाज के नियमों का पालन करने के लिए उसे एक अस्तित्व भी परिवार से ही मिलता है। सामाजिक मानकों पर एक व्यक्ति तभी खरा उतर पाता है जब परिवार उसका साथ देता है। परिवार से मिली संस्कृति और सभ्यता का पालन करते हुए ही व्यक्ति सामाजिक मानकों पर खरा उतरता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिस्थिति प्रदान करना। परिवार में एक परिस्थिति जो है वो परिवार ही प्रदान करता है कि उनका लड़का है, उनकी लड़की है, मीन्स पिता के नाम से जाना जाना, माता के नाम से जाना जाना, ये सब कुछ भी परिवार ही प्रदान करता है। मीन्स वंशावली, नामावली के आधार पर परिवार ही एक व्यक्ति को एक परिस्थिति प्रदान करता है। उसके बाद व्यक्ति अपनी भूमिकाएं निभाने के पूरा काबिल बन पाता है, क्योंकि एक परिवार ही है जो उसको एक बेटे का, एक पति का रूप अदा करने के लिए मानक देता है। नेक्स्ट है समाजीकरण यानी कि समाज में रहने के लिए कुछ नियमों को सीखना, सामाजिक मानकों को निभाना, यानी कि व्यक्ति जन्म से ही एक बच्चा जब एक परिवार में जन्म लेता है तो उसमें समाज में रहने के कुछ नियम सिखाए जाते हैं। बोलना, चलना, खेलना सब कुछ परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। उंगली पकड़कर चलना, किस तरह से उसको खाना खाना है, किस तरह से समाज में व्यवहार करना है, स्कूल, कॉलेज सब कुछ एक व्यक्ति को परिवार ही प्रदान करता है। परिवार ही आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि समाजीकरण के जितने भी नियम हैं वो सब कुछ परिवार के द्वारा ही सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। परिवार एक ऐसी जगह है जो एक व्यक्ति को सामाजिक नियंत्रण भी सिखाती है, यानी कि समाज के मानकों पर खरा उतरना, समाज में माने जाने वाले नियमों को मानना सिखाती है, समाज में पाई जाने वाली संस्कृति का पालन करना सिखाती है। ये सब कुछ मतलब समाज पे जो नियंत्रण है वो परिवार की वजह से ही संचालित होता है। गली में कैसे व्यवहार करना है, घर में कैसे व्यवहार करना है, स्कूल में कैसे व्यवहार करना है, ये सब मानक परिवार के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संस्कृति मानकों का जो निर्माण है, मानकों का जो एक मानक जो निर्धारित किए गए हैं उनका पालन भी एक व्यक्ति परिवार से ही सीखता है। नेक्स्ट है मनोरंजन। व्यक्ति का पूरा मनोरंजन, व्यक्ति के जीवन का जो एकांकीपन है वो केवल परिवार ही समाप्त कर सकता है। परिवार में आकर ही एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मनोरंजन, बच्चों के साथ खेलना, उठना बैठना, खाना पीना, इकट्ठे मिलकर रहना, मीन्स ये सब कुछ परिवार ही प्रदान करता है। मनोरंजन जो है वो परिवार का ही प्रमुख कार्य है, शैक्षणिक कार्य है। एक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी परिवार ही इस शैक्षणिक कार्य में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा शुरू में जब पैदा होता है वो स्कूल में जाना शुरू करता है, परंतु उसका जो प्राथमिक शिक्षक है वो परिवार होता है, जो उसको चलना, बोलना, खेलना ये सब कुछ सिखाता है। पड़ोस भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। एक व्यक्ति परिवार में ही एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। व्यक्ति को किन मानकों पर माना जाए, किन मानकों पर खरा उतरना है, ये भी सब कुछ परिवार ही बताता है। एक व्यक्ति का अच्छे से विकास और उस समाज के मानकों को मानने के लिए तैयार करने का कार्य भी परिवार के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक कार्य। किस धर्म से संबंधित है, कैसे धार्मिक कार्यों को पूरा करना है, किस तरह से परिस्थितियों से लड़ना है, किन परिस्थितियों का कैसे सामना करना है, ये सब कुछ परिवार के द्वारा ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्य। मीन्स परिवार ही एक ऐसी जगह है जो हमारी वर्षों से चली आ रही संस्कृति की शिक्षा देती है। मीन्स वर्षों से चली आ रही संस्कृति के बारे में बताती है। वो परिवार ही एक ऐसी जगह है जो एक व्यक्ति को संस्कृति के मानकों के बारे में बताती है। परिवार के बाद नेक्स्ट हमारी जो सामाजिक संस्था है वो है विवाह। विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक
सामाजिक संस्था है। विवाह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो सार्वभौमिक है और सर्वत्र पाई जाती है। सभी परिवारों में विवाह नामक संस्था पाई जाती है, चाहे वो जनजातीय परिवार हो, जातीय हो, किसी तरह का कोई भी परिवार हो, एकांकी परिवार हो, संयुक्त परिवार हो, सब में विवाह की जो सामाजिक संस्था है वो पाई जाती है, यानी कि एक सार्वभौमिक संस्था है। विवाह होता क्या है? विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। अब विवाह होता कितने प्रकार का है? विवाह प्रमुख तौर पर 2 प्रकार का होता है, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह और बहुविवाह। अगर देखा जाए तो एक विवाह वो होता है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष विवाह के बंधन में बंधते हैं। इसी को समाज में सबसे अधिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा बहुविवाह। बहुविवाह 3 प्रकार का होता है, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह। बहुपति विवाह जिसमें एक स्त्री को कई पतियों से विवाह करना पड़ता है, कई लड़कों से विवाह करना पड़ता है, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। इस प्रकार का विवाह जो है वो ज़्यादा निर्धन परिवारों में पाया जाता है। उसके बाद है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह यानी कि एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है, एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह के बंधन में बंधता है। कानून में इस प्रकार के विवाह को कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। नेक्स्ट है समूह विवाह, जिसमें कई व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करते हैं, इसको समूह विवाह का नाम दिया जाता है। भ्रातृ बहुपति विवाह, अभ्रातृ बहुपति विवाह। भ्रातृ बहुपति विवाह या जिसमें एक स्त्री सभी भाइयों से विवाह कर लेती है, उसे भ्रातृ बहुपति विवाह कहा जाता है। यानी कि संपत्ति अगर कई भाई हैं, संपत्ति दूसरे परिवारों में ना बटे, इसलिए एक स्त्री कई व्यक्तियों से विवाह कर लेती है। नेक्स्ट है अभ्रातृ बहुपति विवाह, जिसमें एक स्त्री एक व्यक्ति से सभी भाइयों से विवाह ना करके अलग अलग पुरुषों से विवाह कर ले। ये विवाह ज़्यादातर निर्धन परिवारों में पाया जाता है। उत्तरांचल के खस और नीलगिरी की टोडा जनजाति और मालाबार के नायरों में बहु विवाह प्रणाली पाई जाती है। एक तो उत्तरांचल की खस जनजाति जो है उसमें बहुपति विवाह पाया जाता है, और नीलगिरी की टोडा जनजाति और केरल के नायरों में बहुपति विवाह प्रणाली पाई जाती है। मतलब जो आदर्श विवाह है वो है एक विवाह, जिसमें एक पति और एक पत्नी सामाजिक बंधन में बंधते हैं, विवाह के बंधन में बंधते हैं। इसी विवाह को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है और यही विवाह समाज में मान्य है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विवाह की विशेषताएं या विवाह के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। दोनों क्वेश्चन हैं ये। विवाह के उद्देश्य: यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। नेक्स्ट है परिवार का निर्माण। परिवार का निर्माण: विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो एक परिवार का निर्माण करती है। वो परिवार में नया सदस्य जो है वो ऐड हो जाता है, नया सदस्य जुड़ जाता है, यानी कि परिवार का निर्माण होता है। वंशावली को बढ़ावा: विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो वंशावली को या वंश नाम को आगे बढ़ावा देती है और संतानोत्पत्ति को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग। विवाह से एक व्यक्ति को एक स्त्री और एक स्त्री को एक व्यक्ति के तौर पे एक आर्थिक सहयोग मिलता है, परिवार को भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है समाज में स्थायित्व। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो समाज में एक स्थायित्व ले आती है, समाज के मानकों पर खरा उतरने के लिए एक पति और पत्नी को तैयार करती है। संतान की परिस्थिति: विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो एक संतान को एक नाम देती है और उसको एक समाज में परिस्थिति प्रदान करती है। पिता का और माता के नाम से वो आगे अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट है संतान का उत्तरदायित्व निर्धारण। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो पति और पत्नी को संतान के उत्तरदायित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मीन्स एक संतान का उत्तरदायित्व निर्धारण विवाह संस्था ही करती है।
नेक्स्ट है संबंधों में स्थायित्व। विवाह जो है वो पति पत्नी के संबंधों में स्थायित्व ले आती है, न केवल पति पत्नी के संबंधों में स्थायित्व लाती है बल्कि परिवार के संबंधों में भी स्थायित्व ले आती है। समाज में एक नया मानक देती है, समाज को एक नया मानक देती है जो पति और पत्नी को मिलकर जीवन यापन करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट है समाज कल्याण में सहायक। विवाह नामक सामाजिक संस्था समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और वंशावली को आगे बढ़ाने वाली एक कानूनी संस्था है। प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग की प्रेरणा देती है, यानी कि आपस में मिलजुल कर परस्पर सहयोग की प्रेरणा क्या देती है? नातेदारी। नातेदारी की विशेषताएं। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा नातेदारी की विशेषताएं। पहली है सार्वभौम व्यवस्था। यह हर जगह पाई जाती है, सभी समाजों में विद्यमान रही है, पहले भी और आज भी ये सभी समाजों में विद्यमान है। नेक्स्ट है विशिष्टता। समाज नातेदारी व्यवस्था जो है वो विशिष्टता पर पाई जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ विशिष्ट होता है। सभी समाजों में नातेदारी के अलग अलग स्वरूप और अलग अलग रूप पाए जाते हैं। नातेदारी व्यवस्था सभी समाजों में भिन्न भिन्न भी हो सकती है और यह विशिष्ट भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे से संबंध नातेदारी कहलाती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध पाया जाता है उसे ही नातेदार कहा जाता है। नातेदारी व्यवस्था जो है वो सामाजिक व्यवस्था का आधार है। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को एक मानक प्रदान करती है। नेक्स्ट है सरलतम व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था जो है वो एक सरलतम व्यवस्था है। इस नातेदारी को समझना सबसे आसान होता है और बहुत अधिक सरल कार्य होता है। नेक्स्ट है नातेदारी के भेद। नातेदारी के भेद। नातेदारी दो प्रकार की होती है, एक होती है रक्त मूलक जो रक्त पर आधारित होती है, दूसरी होती है विवाह मूलक मीन्स विवाह मूलक विवाह पर आधारित नातेदार। रक्त मूलक नातेदारों में उन नातेदारों को कहा जाता है जो रक्त पर आधारित होते हैं, जैसे कि माता पिता का बच्चों से संबंध, भाई बहन का संबंध रक्त मूलक नातेदार कहलाता है, रक्त मूलक नातेदारी कहलाता है। विवाह मूलक नातेदार यानी कि पति पत्नी विवाह मूलक नातेदार के अंदर आते हैं। इसमें सास ससुर देवर जेठ ननंद भौजाई ये सब रिश्ते विवाह मूलक नातेदार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि नातेदारी दो प्रकार की होती है। नातेदारी के भेदों की बात करें तो पहली है रक्त मूलक जो रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, विवाह मूलक जो विवाह संबंधों पर आधारित होते हैं। इसमें माता पिता का बच्चों से संबंध, माता का बच्चों से, पिता का बच्चों से संबंध जो है वो रक्त मूलक संबंध कहलाते हैं, रक्त मूलक नातेदार कहलाते हैं। विवाह मूलक यानी कि पति पत्नी जो है वो विवाह मूलक नातेदार कहलाते हैं। सास ससुर जीजा जेठ देवर ननंद भौजाई ये सब कुछ विवाह मूलक नातेदार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आती है श्रेणियाँ। नातेदारी की श्रेणियाँ कौन सी होती हैं? मर्डोक ने नातेदारी को 3 श्रेणियों में बांटा है। मर्डोक ने नातेदारी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। मर्डोक ने नातेदारी की 3 श्रेणियां बताई हैं। पहली है प्राथमिक नातेदार। प्राथमिक नातेदारों में यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है तो उसे प्राथमिक नातेदार का नाम दिया गया है। ये 8 प्रकार के नातेदार होते हैं। पति पत्नी का नाता, पिता पुत्र का नाता, माता पुत्र का नाता, छोटे भाई और बड़े भाई का नाता, बड़े भाई का और छोटी बहन का नाता और भाई बहन का नाता जो है वो प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वितीयक नातेदार। इस प्रकार के नातेदारों में 33 नातेदारों को शामिल किया गया है, यानी कि प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंध जो है वो द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। जैसे बहन का पति बहन के लिए प्राथमिक संबंध हो गया, लेकिन भाई के लिए वो उसका जीजा हुआ, यानी कि द्वितीयक नातेदार हुआ। द्वितीयक नातेदार जीजा हुआ, ठीक है। मतलब बहू सास का जो संबंध है वो भी द्वितीयक नातेदारी है, बहू ससुर का जो संबंध है वो भी द्वितीयक नातेदारी है। तीसरे प्रकार के जो नातेदार हैं वो प्राथमिक संबंधों के द्वितीयक संबंधों से जो संबंध पाए जाते हैं उन्हें तृतीयक नातेदार कहते हैं। इसमें परदादा मतलब पिता का जो फादर है वो दादा कहलाया, दादा द्वितीयक नातेदार हुआ और परदादा जो है वो तृतीयक
नातेदार हुआ। ये टोटल 151 माने के कार्य कौन से होते हैं? सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करती है नातेदारी, यानी कि नातेदारी ही परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से व्यवहार करने के तरीके सिखाती है, सामाजिक व्यवहार का नियमन करती है, सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखती है, सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है, एकांकीपन की भावना से मुक्त भी नातेदारी करती है। व्यक्ति जब अकेला महसूस करता है तो वो अपने नातेदारों के पास जाकर ही अपने अकेलेपन को दूर करता है। एक टर्म और आती है नातेदारी से ही संबंधित है, ये है परिहार। परिहार क्या होती है? दो नातेदारों में आवश्यक दूरी बनाए रखना, प्रत्यक्ष और आमने सामने के संबंध स्थापित न करने पर बल देने वाली रीति, यानी कि भारतीय समाज में सास बहू का जो संबंध है वो परिहार कहलाता है। नेक्स्ट है परिहास, संबंधों में कहीं ना कहीं एक दूसरे से हंसी मजाक करना, ये कहलाता है देवर भाभी का रिश्ता, जीजा साली का रिश्ता जो है वो परिहास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन भारतीय समाज में पाई जाने वाली प्रमुख टर्म है। माध्यमिक संबोधन यानी कि किसी अन्य के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाकर दूसरे व्यक्ति को संबोधित करना, जैसे अंशुल के पिता कहकर पुकारना, ये क्या कहलाएगी? माध्यमिक संबोधन। एक है पितृसवश्रेय। पितृसवश्रेय ये भी नई टर्म है। पिता की बहन अर्थात बुआ को प्राथमिकता देने वाली रीति जो है वो पितृसवश्रेय कहलाती है। पिता की बहन और बुआ को प्राथमिकता देने वाली। मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा करवाया गया चैप्टर सामाजिक संस्थाओं को समझना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।